वेलकम बैक। केम सीरीज 2021 के अंदर हम 13th नंबर की नेक्स्ट क्लास लेकर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑक्सीजन, उसके ऑक्साइड, ऑक्साइडों की प्रकृति और ऑक्सीजन चक्र और ऑक्सीजन की अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो सभी लेकर के हम यहाँ पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। थ्योरी की क्लास है, थ्योरी केम सीरीज 13, और इसके अंदर हम ऑक्सीजन और उसके ऑक्साइड्स की चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्साइड्स की प्रक्रिया के अंदर हमेशा हम ऑक्सीजन की खोज, उसके सूत्र, उसकी प्रकृति, उसके विभिन्न यौगिक, इसका निर्माण, इसके अनुप्रयोग और इससे बनने वाले यौगिकों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति, साथ ही एक पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्साइडों का क्रम किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते या आवर्त में बाएं से दाएं आवर्तिता कैसे प्रदर्शित की जाती है, वो प्रक्रिया भी हम इसके साथ में लेके चलेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो केवल एक रीट एग्ज़ाम के लिए नहीं, सीटेट एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके अंदर इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न ऑक्सीजन से और उसके ऑक्साइडों से पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं उन सभी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करूँगा। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑक्सीजन और ऑक्साइड, और इसके अंदर ऑक्सीजन की खोज से लेकर शुरू करें तो पहली सिंपल सी प्रक्रिया आती है कि ऑक्सीजन के खोजकर्ता का नाम। वैसे एग्जाम में आजकल ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। जोसेफ प्रिस्टले और नंबर 2 कार्ल विल्हेम शीले, इन दोनों ने को ऑक्सीजन की खोजकर्ता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो वापस ध्यान रखना, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन का मतलब हम बात कर रहे हैं O2 जो कि गैस अवस्था में है उसकी। तो उसकी खोज सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टले और कार्ल विल्हेम शीले के द्वारा की गई, इसलिए कई बार प्रिस्टले और शीले के नाम से आपको ध्यान रखना है इसकी खोज किसके द्वारा की गई। इसके अंदर जोसेफ प्रिस्टले और कार्ल विल्हेम शीले ने ऑक्सीजन कैसे निर्मित की? सर्वप्रथम मर्क्यूरिक ऑक्साइड के तापीय अपघटन के द्वारा निकलने वाली गैस के रूप में ऑक्सीजन की पहचान की। तो यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को यदि गर्म किया जाता है तो मर्क्यूरी पृथक हो जाता है और उसमें से जो गैस निकलती है वही वास्तव में ऑक्सीजन गैस है, और उसी गैस की खोज इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड के विघटन के रूप में की गई थी। इसके अलावा इसका नामकरण किसने किया तो भी आपको ध्यान रखना है, एंटोनी लेवोशियर ने। किसने? एंटोनी लेवोशियर ने इस ऑक्सीजन गैस का नामकरण ऑक्सीजन के रूप में किया था। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो ऑक्सीजन की सामान्य प्रक्रिया क्या है, इसके सारे पॉइंट सिंपल आपको ध्यान में रखने। क्या है? सबसे पहला है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का वास्तव में प्रतीक कैसे लिखा जाए? तो ऑक्सीजन का यदि तत्व प्रतीक लिखा जाए तो ये जो प्रतीक लिखा गया है ये तत्व प्रतीक है। तत्व प्रतीक में 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है, बाईं ओर नीचे लिखा जाता है, और ऑक्सीजन के ऊपर 16 राइट साइड में या फिर 16 लेफ्ट साइड में लिख के प्रदर्शित करते हैं। तो 8 और 16 ऊपर और उसके बाद में ऑक्सीजन लिख करके ऑक्सीजन तत्व के प्रतीक को प्रदर्शित किया जाता है। यदि कहे ऑक्सीजन गैस तो ऑक्सीजन गैस वास्तव में O2 अणु के रूप में उपस्थित होती है, तो उसका सूत्र द्विपरमाणुविक अणु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा ये तत्व जो दिए गए हैं कैल्कोजन तत्व है। तो ऑक्सीजन जो तत्व है या ऑक्सीजन परिवार के आवर्त सारणी के अंदर ऑक्सीजन परिवार के सभी सदस्य हैं, इन सदस्यों को सम्मिलित रूप से कैल्कोजन कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर इनको हम CHACLCO चैल्कोजीन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चैल्कोजन या उच्चारण के रूप में कैल्कोजन कहा जाता है। तो कैल्कोजन तत्व है जो आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 16 में स्थित होते हैं, और आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 16 के अंदर कौन कौन से तत्व हैं वो यहाँ पर प्रक्रिया लिखी है। वर्ग संख्या 16, आवर्त सारणी के अंदर कुल 18 वर्ग हैं, उसमें से 16वें वर्ग के सभी सदस्यों को सम्मिलित रूप से कैल्कोजन्स कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले। प्रकृति में धातुओं के सर्वाधिक मात्रा में जो अयस्क प्राप्त होते हैं, अयस्क का मतलब जमीन से प्राप्त होने वाले धातुओं के वे यौगिक जिनसे कम समय में और सस्ते में और सिंपल या साधारण प्रक्रिया के द्वारा धातु निष्कर्षित की जा सकती है, उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पर अयस्क निर्माण करने वाले, क्योंकि ज़्यादातर धातुओं के ऑक्साइड और सल्फाइडों के रूप में ही अयस्क प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए इस वर्ग के सदस्यों को हम
अयस्क निर्माण करने वाले सदस्य कहते हैं, और अयस्क निर्माण करने वाले सदस्यों के कारण ही इनका नामकरण पड़ा है कैल्कोजन, जिसका मतलब भी होता है अयस्क निर्माण करने वाले। तो ये कैल्कोजन श्रेणी में कौन कौन से तत्व आएंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और लास्ट तत्व जो अभी लेटेस्ट खोदा गया है लिवरमोरियम। तो इस तरीके से कितने सदस्य हो जाएंगे? 6। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लास्ट में है लिवरमोरियम। ये तत्व मिलकर के कैल्कोजन्स कहलाते हैं, जिसमें लिवरमोरियम रेडियो सक्रिय तत्व है। इसके अलावा ऑक्सीजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं ये भी आप देख सकते हैं। 3 समस्थानिक हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, जिसमें ऑक्सीजन 16 जो दिया गया है सामान्य ऑक्सीजन है, जबकि ऑक्सीजन 17 बहुत ही रेयर कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन 18 जो दिया गया है ये रेडियो सक्रिय ऑक्सीजन है। तो इसमें ध्यान रखना, तीसरा जो अयस्क है ये रेडियो सक्रिय ऑक्सीजन है, जो कि रेडियो सक्रिय विघटन द्वारा अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करता है। तो 3 में से ऑक्सीजन 16 सामान्य ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 17 रेयर ऑक्सीजन है, जबकि जो ऑक्सीजन 18 दिया गया है ये रेडियो सक्रिय ऑक्सीजन की श्रेणी में आता है। और इसी का उपयोग हम ट्रेसर टेक्निक के अंदर ऑक्सीजन वाले यौगिकों की अभिक्रियाशीलता साथ ही उनकी क्रिया विधि का निर्धारण करने के लिए हम इसका ट्रेसर में उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन 18 एक रेडियो सक्रिय है तत्व है, इसका उपयोग ट्रेसर तकनीक द्वारा अभिक्रियाओं की क्रिया विधि ज्ञात करने में किया जाता है, यह ध्यान रखना है। अगला है ऑक्सीजन के अपर रूप। अब आपको अपर रूप पता होने चाहिए। एलोट्रोप क्या होता है? तो एलोट्रोप शब्द वास्तव में किसके लिए काम में लिया जाता है? तत्वों के लिए। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके की भौतिक गुण भिन्न होते हैं। तत्व होंगे लेकिन तत्वों के विभिन्न रूप हैं जिनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं, उन सभी को हम अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप आपने पढ़े हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ग्रेफिन है, चारकोल है, ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। उसी तरीके से ऑक्सीजन के अंदर अगर अपर रूप की बात की जाए तो ऑक्सीजन के अपर रूप में एक तो आता है O2 और दूसरा आता है O3, जिसमें O3 को हम कहते हैं ओजोन, और ये ओजोन समताप मंडल में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए उस समताप मंडल को हम ओजोन मंडल के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। और यह मंडल हम पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन को बरकरार रखने में सहयोग करती है कौन सी? ओजोन परत। तो यहाँ ओजोन और ऑक्सीजन ये दोनों ऑक्सीजन के अपर रूप हैं। अपर रूप किसको कहेंगे? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान है, उसी को अपर रूप कहते हैं। और इसमें डाई ऑक्सीजन और दूसरे का नाम है ट्राई ऑक्सीजन। तो ये दो नाम अलग अलग हैं, इसका नाम डाई ऑक्सीजन, इसका नाम ट्राई ऑक्सीजन, इसी का दूसरा नाम रखा जाता है ओजोन। ब्रह्मांड में ऑक्सीजन या फिर पृथ्वी में ऑक्सीजन या फिर मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रतिशत मात्रा के रूप में कितनी मात्रा में पाई जाती है, और तत्वों के क्रम के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व और ऑक्सीजन कौन से क्रम में आता है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर आप प्रक्रिया चेक करें। पहला लिखा गया है ब्रह्मांड में ऑक्सीजन तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ध्यान रखना, पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। और इसमें अगर क्रम पूछा जाए ब्रह्मांड के अंदर तत्वों का क्रम क्या है, तो तत्वों का क्रम सर्वाधिक तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन और आयरन। ये तत्व इस क्रम के अंदर उपस्थित रहते हैं, जिनमें से हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक सभी अधातु तत्व हैं, और सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व जो वायुमंडल के ये आपके ब्रह्मांड में पाया जाता है वह तत्व है आयरन। तो लोहा ही धातु तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जबकि ऑक्सीजन तीसरे नंबर का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सेकंड अगर बात करें, पृथ्वी के भारात्मक अनुपात में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, या हम कह सकते हैं भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो उसका आंसर है ऑक्सीजन। और इसका क्रम यहाँ पर दे रखा है। भूपर्पटी के अंदर तत्वों का भारात्मक अनुपात की बात कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो भारात्मक अनुपात में सर्वाधिक ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन और फास्फोरस, जिसमें फास्फोरस 11वां तत्व है।
तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु तत्व, सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु तत्व और एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी में पाया जाने वाला धातु तत्व है। और इनके क्रम को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा यहाँ पर क्रम दिया गया वायुमंडल में आयतनात्मक अनुपात में। ऊपर लिया था हमने भूपर्पटी के भारात्मक अनुपात में, हम ये बात कर रहे हैं वायुमंडल के में अनुपात के आयतनात्मक अनुपात के अंदर ये कितना है ऑक्सीजन, तो यह दूसरे नंबर पर आता है। और वायुमंडल में गैसों का आयतनात्मक अनुपात प्रतिशत V/V के रूप में, अर्थात वॉल्यूम अगेंस्ट वॉल्यूम के रूप में, गैस के वॉल्यूम में ऑक्सीजन कितनी, गैस के वॉल्यूम में नाइट्रोजन कितनी है, उनके क्रम के रूप में प्रदर्शित की गई है और प्रतिशत मात्राएं दे रखी है। इसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन। और इसका सूत्र आपको ध्यान रखना, गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन O2 या डाइऑक्सीजन के रूप में पाई जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा अगर पूछे तो 20.9, जिसको 21% सामान्यतः कहा जाता है, नाइट्रोजन 78% कहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामों में, एक तो ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की कई बार प्रतिशत मात्राएं भी पूछी जाती है। तो तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑर्गन। और दूसरी सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में आयतनात्मक रूप में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन है। और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली आयतनात्मक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा भी पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वायुमंडल में आयतन के अनुपात में, तो कार्बन डाइऑक्साइड केवल कितनी है, CO2 0.03% मात्रा में ही कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर भी ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य घटक है। तो ये ध्यान रखना, मात्रा कितनी है, 0.03%। वायुमंडल में वो भी आयतनात्मक रूप में, जबकि वायुमंडल के अंदर ये वैश्विक तापन को और ग्लोबल वार्मिंग को इन्हेंस करती है या बढ़ाने का काम करती है। और इसी को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और सर्वाधिक वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। एक और क्रम दिया गया है नंबर 4 पे, आप चेक करें। मानव शरीर में विभिन्न तत्व भिन्न भिन्न यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं और उसमें यदि तत्वों का भारात्मक अनुपात प्रदर्शित करें तो कौन सा तत्व शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वह प्रक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी। तो यहाँ पर मानव शरीर में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो वापस ध्यान देना, भूपर्पटी में भारात्मक रूप में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। और मानव शरीर में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। इसलिए कहा जाता है कि शरीर वास्तव में मिट्टी है, रेत के रूप में ही है, क्योंकि संगठन पृथ्वी की बराबर या लगभग उसी तरह का होता है, थोड़ी प्रक्रिया में भिन्नता होती है। तो यहाँ पर मानव शरीर में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। और क्रम से यदि पूछा जाए तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और आयरन, ये क्रम है। और इसमें आपको कम से कम कैल्शियम तक ध्यान रखना है। और अलग से सवाल पूछा जाए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो ध्यान रखना कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। और अगर अधातु तत्व पूछे तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी को आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर लें तो आपको प्रक्रिया भी याद रह जाएगी। तो पृथ्वी, वायुमंडल मतलब भूपर्पटी, वायुमंडल, मानव शरीर और ब्रह्मांड में ऑक्सीजन मात्रात्मक रूप में किस रूप में पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, उसका क्रम क्या है, वो प्रक्रिया यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये हर जगह ये डाटा नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन सर्वाधिक सक्रिय तत्व है। ऑक्सीजन सर्वाधिक सक्रिय तत्व है जो अन्य तत्वों का ऑक्सीकरण करता है। एक प्रक्रिया ध्यान रखना, ऑक्सीजन का किसी तत्व के साथ में रासायनिक संयोजन करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सर्वाधिक सक्रिय तत्व है तो किसी अन्य तत्व के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संयोजित होगा और संयोजन की इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं ऑक्सीकरण। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो ये कि ऑक्सीजन से भी अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसलिए इसकी सक्रियता भी ऑक्सीजन से अधिक होती है।
लेकिन अगर यौगिकों के रूप में बात की जाए तो फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन के यौगिक बहुत ही अधिक संख्या में होते हैं और मानव शरीर में लगभग सभी यौगिकों के अंदर ऑक्सीजन अनिवार्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा इसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक है। किसकी? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक है, इसलिए इसकी सक्रियता को हम ऑक्सीजन से अधिक मानते हैं। लेकिन यौगिकों के रूप में तुलना की जाए तो फ्लोरीन के यौगिक बहुत गिने चुने हैं, जबकि ऑक्सीजन के यौगिकों की संख्या अत्यधिक है। यहाँ तक कि भू प्रपट्टी का पूरा निर्माण सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2 के द्वारा हुआ है, सिलिका से हुआ है, और वहाँ पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। और ऑक्सीजन के अगर यौगिक की बात करें तो ये ऑक्सीजन के अणु की बात करें तो ऑक्सीजन के अणु में एक ऑक्सीजन दूसरे परमाणु ऑक्सीजन से द्विबंध द्वारा जुड़ा रहता है, जिसका बंध क्रम कितना है? 2। इसको आप ध्यान रखें। बॉन्ड ऑर्डर वास्तव में बंधों की संख्या को दर्शाता है। कितने बंध बनाता है? 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़ के 2 बंध बनाते हैं, जिसमें से एक बंध है सिग्मा और दूसरा बंध है पाई बंध है, जो कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा सह संयोजक बंध के रूप में पाए जाते हैं। सामान्य बंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम सामान्य VBT के अनुसार बंधों को इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के बंधीय संरचना की व्याख्या करने के लिए हम ज़्यादातर MOT या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणु कक्षक सिद्धांत का उपयोग करते हैं। कौन सा सिद्धांत काम आता है? अणु कक्षक सिद्धांत, जो ऑक्सीजन की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या करता है। और इसी सिद्धांत द्वारा हम बता सकते हैं कि ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है और ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अणु के अंदर उपस्थित रहते हैं। तो अणु के अंदर जो प्रतिबंधित अणु कक्षक है उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। बहुत ध्यान रखना, अनुचुंबकीय ऑक्सीजन होने के कारण ही मैग्नेटिक चिकित्सा के द्वारा शरीर के जिन भागों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है वहां पर हम मैग्नेट लगा करके और वहां पर शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं और उसी के द्वारा शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संतुलन करके शरीर में जो व्याधियां उत्पन्न होती है उसका इलाज किया जाता है, जिसको हम मैग्नेटो ट्रीटमेंट कहते हैं या चुंबकीय चिकित्सा कहा जाता है। तो अनुचुंबकीय प्रकृति की ऑक्सीजन है। क्यों? इसका कारण है कि इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि सामान्यतः एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित या पाए जाते हैं। बंध लंबाई अगर बात करें तो ऑक्सीजन की बंध लंबाई 121 pm या पिकोमीटर के बराबर है, जो कि 10⁻12 मीटर के रूप में प्रदर्शित की जाती है। विद्युत ऋणता की बात करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 है, जो कि पॉलिंग स्केल के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन प्रकृति की गैस है। उच्च दाब व निम्न दाब पर इसको यदि संपीड़ित करके द्रव में बदल दिया जाए तो यह हल्के नीले या आसमानी रंग के द्रव में या ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑक्सीजन अगर देखें गैसीय अवस्था में है, रंगीन है, गंधहीन होती है, लेकिन यदि उसको संपीड़ित करके द्रव या ठोस में बदल दिया जाए तो यह हल्के नीले या आसमानी रंग के द्रव या ठोस के रूप में परिवर्तित होती है। तो ये प्रक्रिया सिर्फ आपको याद रखनी है, बाकी इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन प्रक्रिया ध्यान रखनी है, इसका रंग कैसा होता है। ठोस अवस्था में ऑक्सीजन कैसी संरचना बनाता है? ये क्यूबिक स्ट्रक्चर या घनीय संरचना का निर्माण करता है, जिसे O8 क्लस्टर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन अगर द्रव अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो ठोस अवस्था में मुख्यतः O8 या ऑक्सीजन के 8 परमाणु मिलकर के O8 क्लस्टर बनाते हैं और इसी रूप में इस ऑक्सीजन का उपयोग या ठोस ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट प्रोपेलेंट या इसी को हम रॉकेट ईंधन कहते हैं उसके अंदर प्रयुक्त करते हैं। अब ये O8 क्लस्टर या घनीय संरचना कैसे बनती है उसको आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक घन बना लीजिए और उस घन के अंदर हम ऑक्सीजन को व्यवस्थित करके बताएं कि किस तरीके से ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। तो ये है घनीय संरचना और इस घनीय संरचना के अंदर हम यदि दूसरे ऑक्सीजन अणुओं को प्रदर्शित करें तो एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां। 8 ऑक्सीजन है। इसमें दोनों ऑक्सीजन या 2 आसपास वाले ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़े हुए हैं। ये द्विबंध से जुड़ा है, ये द्विबंध से जुड़ा है, ये भी द्विबंध से जुड़ा है और ये सभी आपस में
आकर्षण के द्वारा सिंक्रोनाइज्ड या अनुनादित प्रकृति के बंधों द्वारा आपस में भी जुड़े रहते हैं और ऐसी स्थिति में यह घनीय O8 क्लस्टर के रूप में ठोस अवस्था का निर्माण करता है। तो ये ठोस अवस्था में O8 क्लस्टर संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। इसके अलावा तारों में हीलियम के संलयन द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, सूर्य के अंदर हम जनरली देखते हैं कि हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनती है और तारों, सूर्य भी एक तारा है और इसी में वापस हीलियम के संयोजन से या संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो सिंपल है, 4 हीलियम नाभिक संयोजित होकर के एक ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया तारों के अंदर संलयन अभिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है या प्रदर्शित होती है, जिसके अंदर द्रव्यमान में कमी के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। विलेयता बात करें तो ऑक्सीजन की जल में विलेयता के कारण ही समुद्री जीव ऑक्सीजन में जिंदा रहते हैं। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ऑक्सीजन जल में घुलनशील है और यही घुलनशील ऑक्सीजन समुद्री जीव ग्रहण करके जीवित रहते हैं या श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। विलेयता, ऑक्सीजन की जल में विलेयता की बात की जाए तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना, किसी भी गैस की बात करें, गैस की द्रव में विलेयता ताप में कमी के साथ बढ़ती है और ताप में वृद्धि के साथ में घटती है। तो ताप में कमी के साथ O2 की जल में विलेयता या ऑक्सीजन की जल में विलेयता हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ये प्रक्रिया ध्यान में रखनी है। और इसीलिए जो जंतु समुद्री जीवों में ठंडे प्रदेशों के अंदर समुद्र में रहते हैं, उन जीवों को यदि निकाल करके गर्म प्रदेश के जल में डाल दिया जाए तो लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाते। उसका रीज़न ये है कि जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ के जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और अंदर उपस्थित जो जंतु है वो अधिक की ऑक्सीजन के अंदर श्वसन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन यदि उसी जंतु को निकाल करके यहाँ हम उच्च तापक्रम वाले जल के अंदर डाल दें जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में ये जंतु लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी ऑक्सीजन जल में घुलनशील है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7.6 मिलीग्राम O2 पर लीटर जल के अंदर घुली होती है। जबकि टेम्परेचर घटा दिया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये केवल 14.6 मिलीग्राम, आप देख सकते हैं जस्ट दुगनी हो गई। टेम्परेचर हमने 20 डिग्री कम किया तो जल में ऑक्सीजन की विलेयता जस्ट दुगनी हो जाती है। 1 लीटर जल में ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाती है। शुद्ध जल में O2 की विलेयता हमेशा अधिक होती है। अगर साफ पानी है तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में घुली हुई होगी, और अगर लवणीय जल है या समुद्री जल है या खारा पानी है, सैलाइन वाटर है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जल के अंदर विलेयता बहुत कम होगी। इसलिए समुद्री जल के अंदर ऑक्सीजन कम घुलित होती है, जबकि नदियों के अंदर ऑक्सीजन हमेशा ज़्यादा मात्रा में घुली हुई होती है। इसलिए समुद्री जीव नदियों में जिंदा नहीं रह पाते और नदियों वाले जीवों को यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो वो भी जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो शुद्ध जल में O2 की विलेयता अधिक होती है, जबकि खारे जल और समुद्री जल या विलयन में O2 की विलेयता हमेशा कम होती है। जैसे कि फ्रेश वाटर के अंदर ऑक्सीजन की विलेयता 1 लीटर जल में 6.04 मिलीलीटर होती है, जबकि समुद्री जल के अंदर या सैलाइन वाटर में यही घट करके 4.95 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर लीटर जल में होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे लवण की विलेयता पानी में होगी या लवणीय पानी होगा, ऑक्सीजन कम घुलेगी और सामान्य शुद्ध पानी के अंदर ऑक्सीजन हमेशा ज़्यादा घुलित अवस्था में होती है। अगली बात करते हैं, ठंडे प्रदेशों में जमी हुई झील में भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, उसका क्या रीजन है, ये भी एक अलग तरह का प्रश्न बनता है। ये जनरल साइंस के रूप में आपको ध्यान में रखना है। समुद्री जीव या झीलों के अंदर रहने वाले जीव या तालाब में जो जीव रह रहे हैं, वे जीव अधिक ठंड की उपस्थिति में जब तालाब जम जाता है फिर भी जीवित अवस्था में रहते हैं। इस तरह का अगर प्रश्न आए तो उसका उत्तर क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल है, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ऐसी स्थिति में जो भी जल है, स्थिर जल है, उसके ऊपर की सतह धीरे धीरे बर्फ़ में बदलना परिवर्तित होती है। लेकिन जैसे बर्फ़ बन जाती है, बर्फ़ ऊष्मा की कुचालक है। ऐसी स्थिति में जैसी एक सामान्य से अधिक मोटी बर्फ़ की परत बन गई है, उसके बाद में यह ऊष्मा की कुचालक होने के कारण बाहर की ऊष्मा को
ये पानी तक नहीं पहुंचने देती है या पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, इसलिए उस मोटी परत के नीचे तरल अवस्था में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा हुआ और जल उपस्थित रहता है और उसी जल में विचरण करते हुए ये जलीय जंतु जीवित रहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में जमी हुई झील में भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, उसका क्या कारण है? तो ऊष्मा के कुचालक बर्फ के नीचे जल द्रव अवस्था में रहता है और उसी जल के अंदर जलीय जंतु जीवित अवस्था में उपस्थित रहते हैं। फिर एक प्रश्न आता है, अगर जलीय जंतु अंदर उपस्थित हैं तो उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी? ऑक्सीजन वायुमंडल से ही जल में घुलित अवस्था में रहती है और अगर बर्फ़ काफ़ी लंबे टाइम तक 6-6 महीने तक बर्फ़ जमी हुई है तो अंदर जंतुओं को ऑक्सीजन कहाँ से उपलब्ध होगी? तो उसका कारण भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो जो जलीय पौधे हैं, ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, वो ऑक्सीजन उस जल में उपस्थित रहती है। इसके अलावा भी जब टेम्परेचर घटता जाता है, बर्फ़ बनने से पहले की स्थिति के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब जल होता है, उस समय उस जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है वो सामान्य से जस्ट दुगनी हो जाती है और दुगनी ऑक्सीजन लंबे समय तक अंदर बनी रहती है और उसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलीय जंतु लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। तो ये प्रक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ऑक्सीजन की केमिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऑक्सीजन का निर्माण कैसे किया जाता है। पहला निर्माण आपको ध्यान रखना है, जिसमें ऑक्सीजन की खोज की गई थी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के तापीय अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन निर्माण के क्या क्या मेथड हैं, जिसमें से पहला मेथड हम लेके चल रहे हैं, जो लवण दिए गए हैं या जो ऑक्साइड हैं, ऑक्साइडों के तापीय अपघटन या पायरोलिसिस द्वारा, तापीय अपघटन या पायरोलिसिस, इसका मीनिंग इंग्लिश और हिंदी में, तो ताप की उपस्थिति, अच्छा उच्च ताप पर गर्म करके उस यौगिक को अपघटित करके या ऑक्साइड को अपघटित करके ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो कौन से यौगिकों को विघटित करके ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, सारणी के रूप में आप देख सकते हैं। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट, तापीय अपघटन करने पर पोटेशियम मैंगनेट बनता है, ये परमैंगनेट है, ये है K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट, साथ में ऑक्सीजन बनती है। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोरेट है, तापीय अपघटन किया जाए तो KCl के साथ ऑक्सीजन बनती। तीसरा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तापीय अपघटन में मर्करी और ऑक्सीजन बनाता है। सिल्वर ऑक्साइड भी सिल्वर और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऐसे बेरियम पर ऑक्साइड है, ध्यान रखना, BaO2 का नाम जरूर ध्यान रखना, BaO2, और इसको कहते हैं बेरियम पर ऑक्साइड, ये परऑक्साइड है। तो बेरियम परऑक्साइड का यदि तापीय अपघटन किया जाए तब भी बेरियम ऑक्साइड, यहाँ बन रहा है ये बेरियम ऑक्साइड है, जबकि ऊपर BaO2 है, ये बेरियम परऑक्साइड है। बेरियम परऑक्साइड का तापीय अपघटन करने पर बेरियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और लास्ट है यहाँ पर लेड ऑक्साइड, या इसी को रेड ऑक्साइड भी कहा जाता है, कलर लाल होता है। तो Pb3O4 को भी गर्म किया जाए तो PbO लेड ऑक्साइड के साथ में O2 निर्मित होती है, ऑक्सीजन निर्मित होती है। तो ये यौगिक हो गए, मैं एक बार वापस नाम बताता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोरेट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड और लेड ऑक्साइड Pb3O4 है, या ट्राई प्लम्बम टेट्रा ऑक्साइड, तब भी हम उसका तापीय अपघटन करेंगे तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट में सेकंड पार्ट है, पहला था लवण या ऑक्साइडों के तापीय अपघटन से, सेकंड में हम बात कर रहे हैं कि यदि कोई भी प्रयोगशाला के अंदर ऑक्सीजन निर्माण की प्रक्रिया पूछे तो क्या आंसर होगा। तो उसका बिल्कुल सिंपल है कि सोडियम परऑक्साइड का जल अपघटन करने से प्रयोगशाला में ऑक्सीजन निर्मित की जाती है। तो पहली प्रक्रिया है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन निर्माण की, सोडियम परऑक्साइड Na2O2 है, उसका जल अपघटन किया जाए, जल से अभिक्रिया की जाए तो ऑक्सीजन बनती है, रासायनिक अभिक्रिया यही है। इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट दिया गया, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिसको हम कहते हैं इंडियन साल्ट पीटर या भारतीय शोरा, बारूद या शोर बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो भारतीय शोरा पोटेशियम नाइट्रेट है, इस पोटेशियम नाइट्रेट का अगर अपघटन किया जाए तब भी प्रयोगशाला में हम ऑक्सीजन बना सकते हैं, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्राइट में बदलता है और ऑक्सीजन निष्कासित होती है। और अगर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और परमैंगनेट का यदि HCl के साथ अपघटन किया जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट और HCl मिलकर के
हम यहाँ पर किसका निर्माण करेंगे, KCl MnCl2H2O और साथ में ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। तो ये भी हम प्रयोगशाला विधि के रूप में ऑक्सीजन बनाने के लिए तीनों में से किसी एक विधि का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे सरल विधि है पोटेशियम परमैंगनेट और तनु HCl की अभिक्रिया के द्वारा हम ऑक्सीजन निर्मित करते हैं और इस ऑक्सीजन को हम सामान्यतः मधुकोश मंच के ऊपर रखे हुए उल्टे गैस जार के अंदर जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित करके हम काम में ले सकते हैं और प्रयोग द्वारा टेस्ट करके बता भी सकते हैं कि इसमें भरी हुई गैस ऑक्सीजन है। तो महत्वपूर्ण है, पहला पॉइंट था लवण और ऑक्साइड के तापीय अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण और दूसरा है प्रयोगशाला के अंदर ऑक्सीजन का निर्माण, उसकी 3 अभिक्रियाएं पढ़ी। अब तीसरा है औद्योगिक रूप से यदि ऑक्सीजन निर्माण की प्रक्रिया पूछी जाए तो औद्योगिक रूप से ऑक्सीजन किस तरीके से निर्मित होती है। तो औद्योगिक निर्माण में वायुमंडलीय गैसों के मिश्रण से, वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत है, लगभग 21% वायुमंडलीय आयतन के रूप में ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है। तो वायुमंडलीय गैसों के मिश्रण से प्रभाजी आसवन द्वारा, ये ध्यान रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा या प्रभाजी आसवन द्वारा वायुमंडलीय गैसों के मिश्रण से नाइट्रोजन और ऑर्गन को हटा दिया जाए तो शेष द्रव अवस्था में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इसमें वायु के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन, इन तीनों गैसों को हम उनके क्वथनांक के क्रम के अनुसार, इनका क्वथनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका क्वथनांक न्यूनतम है, इसका ऑर्गन का उससे ज़्यादा है, पोटेशियम का उससे ज़्यादा। ये केल्विन में दिए हुए, ये ध्यान रखना, +77 केल्विन, +87 केल्विन ऑर्गन, +90 केल्विन क्या है, ऑक्सीजन। और यहाँ पर प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया में सबसे पहला प्रभाज किसका प्राप्त होगा, प्रथम प्रभाज के रूप में नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी, सेकंड प्रभाज के रूप में क्या प्राप्त होगा, ऑर्गन, और लास्ट में जो द्रव बचेगा वही द्रव वास्तव में ऑक्सीजन होगा। तो इस तरीके से पहले द्रवों को या इन गैसों के मिश्रण को द्रवीकृत करते हैं, द्रवीकृत करने के बाद में इनको धीरे धीरे हल्का हल्का गर्म करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले नाइट्रोजन गैस निष्कासित होगी, उसके बाद में ऑर्गन गैस निष्कासित हो जाएगी और पीछे पात्र के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन गैस बची रह जाती है और यही प्रक्रिया प्रभाजी आसवन कहलाती है। तो क्वथनांकों में अंतर के आधार पर यदि गैसीय या द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाए, यहाँ पर तीनों द्रव अवस्था में बदलने के बाद पृथक कर रहे हैं, तो द्रवों को पृथक किया जाए तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रभाजी आसवन कहलाती है। और इसमें आपके क्वथनांक भी ध्यान रखने हैं और क्रम में नाइट्रोजन सबसे पहले और दूसरे प्रभाज के रूप में ऑर्गन और अंत में ऑक्सीजन बचती है। तो गैसीय मिश्रण से ऑक्सीजन औद्योगिक रूप में प्राप्त की जाती है। और अभी जैसे कोविड-19 के अंदर जो ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर द्वारा प्राप्त करते हैं, उसमें भी हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन कंसंट्रेट करके कंसंट्रेटर की सहायता से पृथक करते हैं और उसमें भी इस तरह की प्रभाजी आसवन प्रक्रिया काम में ली जाती है। ऑक्साइडों का निर्माण, अब सेकंड पार्ट हम लेके चल रहे हैं और वह है ऑक्साइड। तो पहला हो गया ऑक्सीजन कंप्लीट और अब हम सेकंड में प्रारंभ कर रहे हैं ऑक्साइड। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ और उसके बाद में सेकंड क्लास के अंदर इसकी कंप्लीट प्रक्रिया हम लेके प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ इंट्रोडक्शन के अंदर ऑक्साइडों की बात करें, ऑक्साइडों का निर्माण, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिन यौगिकों को निर्मित करती है वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है तथा बनने वाला उत्पाद क्या कहलाता है, ऑक्साइड कहलाता है। केवल एक तत्व को छोड़ना है, कौन सा तत्व, जिसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज़्यादा है, अर्थात फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन छोड़ दिया जाए तो आवर्त सारणी में उपस्थित सभी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्साइडों का निर्माण कैसे होता है, फ्लोरीन के अतिरिक्त सभी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। केवल फ्लोरीन छोड़ देना है, क्योंकि फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा यदि कोई यौगिक बनता है तो उसको फ्लोराइड बोलेंगे। यहाँ तक कि ऑक्सीजन फ्लोरीन से अभिक्रिया होगी तो प्राप्त उत्पाद को क्या कहेंगे, फ्लोराइड कहेंगे, ऑक्साइड नहीं कहेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर फ्लोरीन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया से दो तरह के यौगिक बनते हैं, OF2 फ्लोराइड और O2F2 फ्लोराइड, और इन दोनों को हम फ्लोराइड कहते हैं, ऑक्साइड नहीं कहते। OF2 को कहते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और O2F2 को कहा जाता है ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड।
वैसे O2F2 है, नाम इसका होता है ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड कहते हैं। और ये फ्लोराइड है, ऑक्साइड नहीं है। बाकी कोई भी तत्व लिया जाए, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में की जाए तो उस धातु का ऑक्साइड बनता है, चाहे मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, इस तरह के। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। प्राप्त उत्पाद का नाम क्या होगा? ऑक्साइड होता है, केवल फ्लोराइड को छोड़ के। तो ये ऑक्साइड निर्माण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर ऑक्साइडों के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौन कौन से तरह के ऑक्साइड बनते हैं। उसमें अधातुओं से क्रिया द्वारा ऑक्साइड बनता है। जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया की जाए तो दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया की जाए, ये अभिक्रिया होती कैसी है? सिंपल सी, किसी भी गैस को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों तत्वों की बंध टूट करके आपस में रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन अभिक्रिया करके इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड में उच्च मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो बिजली कड़कने से प्राप्त होती है। तो बिजली की कड़क से जो ऊर्जा निकलती है, उस उच्च ताप की उपस्थिति में, उच्च ऊर्जा की उपस्थिति में वायुमंडल में ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और ये अति उच्च ताप पर संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें ऑक्साइड बन रहा है। ऐसे ही गंधक की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो SO2 बनता है। जैसे माचिस की तीली को जलाया जाए या सल्फर को वायुमंडल में रख करके जलाया जाए तो ऐसी स्थिति में सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और यह गैस सल्फर के जलने जैसी गंध उत्पन्न करती है। जैसे हम घरों में माचिस जलाते हैं तो उस माचिस के अंदर चूंकि सल्फर है और जलने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया द्वारा SO2 बनती है, इसलिए माचिस के जलने की प्रक्रिया में क्या होता है? SO2 के जलने या सल्फर के जलने जैसी गंध आती है। तो माचिस के जलाने पर जो गंध आ रही है, ऐसी ही सल्फर के जलाने पर गंध आती है जो कि SO2 की होती है। ऐसे ही अधातुओं के, ये धातुओं के साथ प्रक्रिया देखें तो सोडियम के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम की अभिक्रिया से कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे बेरियम की अभिक्रिया से बेरियम ऑक्साइड, या वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो बेरियम परऑक्साइड बनता है BaO2 और यहाँ पर सोडियम परऑक्साइड Na2O2 भी बनता है। और अगर मैं पोटेशियम ले लेता हूँ इसकी जगह तो पोटेशियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर यह क्या करता है? पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड बनाता है। और पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड का सूत्र आपको ध्यान रखना KO2 होता है। ऐसे ही केवल 3 तत्व सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तीनों का सूत्र एक ही है, KO2, RbO2, CSO2। ये तीनों सुपर ऑक्साइड कहलाते हैं। जबकि यहाँ पर जो दिए गए हैं ये सामान्य ऑक्साइड हैं और साइड में जो लिखे हैं ये पर ऑक्साइड कहलाते हैं। और इन तीनों का सूत्र आपको ध्यान रखना है, सामान्य ऑक्साइड का सूत्र, पर ऑक्साइड का सूत्र और सुपर ऑक्साइड का सूत्र ये होता है। तो पहला सामान्य ऑक्साइड, O2 पे 2 चार्ज तो पर ऑक्साइड, O2 पे 1 चार्ज तो इसी को सुपर ऑक्साइड कहते हैं। और ये धातु ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और सामान्य ऑक्साइड निर्मित करते हैं। ऑक्साइडों का वर्गीकरण, ये प्रक्रिया हम नेक्स्ट क्लास में लेके प्रारंभ करेंगे। ऑक्साइड कौन कौन सी प्रकृति के हैं, कैसे वर्गीकृत किए गए हैं, उनमें कौन कौन से वर्गीकरण के आयाम हैं, उनका किस तरीके से दैनिक जीवन के अंदर हम उपयोग करते हैं, आवर्त सारणी के अंदर इनकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति कैसे प्रदर्शित की जाती है, इस प्रक्रिया को हम नेक्स्ट क्लास में लेके प्रारंभ करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वापस ध्यान देना। अभी हमने ऑक्सीजन और ऑक्साइडों की सामान्य जानकारी ली है, अब हम ऑक्साइडों का वर्गीकरण और उनकी विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी लेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ली जाएगी।